हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स देख रहे हैं आज हम। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले तो थोड़े से बेसिक देख लेते हैं। अभी जिसको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। अभी हम टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, फिर एपी किया है, फिर हमने 9 चैप्टर किया और अब ये 10 चैप्टर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हो सकता है आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो को कर रहे हैं और मोटिव सिर्फ एक है करने का, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बने वहाँ पे। ठीक है, तो आपको करना है, आपको वीडियो देखनी है, पॉज करना है, हर क्वेश्चन में खुद करने की कोशिश करनी है। यदि बन जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नहीं बनता तो आप वीडियो सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, जल्दी से बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद हम आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी टाइप वाइज। हो सकता है इसके 3 पार्ट बन जाए, 2 पार्ट बन जाए, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है ना कि ये समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वो भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल्स। जब भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी कि यदि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है जिसमें सेंटर ये हो गया, तो अभी हमने पूरा का पूरा आपकी 10th में हमने पढ़ा है टेंजेंट के बारे में। ठीक है, यदि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यदि एक सर्कल है तो सर्कल पे यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, एक टेंजेंट यदि एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, हम बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितनी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे हम जहां पे ये टच कर रहा होता है, जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। जब हम सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा टेंजेंट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब जब भी ये सर्कल है और कोई बाहर पॉइंट है, तो जब भी हम इस पे टेंजेंट बनाते हैं तो ये दोनों टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल होती है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और यदि ये सेंटर है तो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाएंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो ये छोटा सा बेसिक था। अब हम देखते हैं सीधे क्वेश्चंस। देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज टेंजेंट, देन हमें बताना है एंगल POQ प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। हमें ये पूछा है कि PQ एक टेंजेंट है, मतलब ये PQ है। कभी कभी आपको फिगर देगा, कभी नहीं देगा, खुद बनाना पड़ेगा यदि नहीं दिया है तो। और यदि नहीं दिया है तो आप सब मानोगे वहां पे कि PQ एक टेंजेंट है, लेट PQ इज अ टेंजेंट, लेट सर्कल। ठीक है, तो आप सेंटर को O मान सकते हो यहाँ पे। तो हर चीज आपको माननी पड़ेगी वहां पे, तो लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गिवन है तो गिवन लिख सकते हो, गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नहीं तो आपको मानना पड़ेगा लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यदि नहीं दिया तो मानोगे। अब हमें सब चीजें दी है तो कोई जरूरत नहीं है, गिवन में लिख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें गिवन लिखने के बाद क्या करोगे, अब हमें पता है कि हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एंगल से रिलेटेड जब भी टेंजेंट की बात होती है तो हमें क्या पता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो यदि हमें एंगल के बारे में देखना है, जब भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो ये तो 90 डिग्री बनता है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें बताना क्या है, हमें अब देखेंगे क्या बताना है। एंगल POQ, मतलब POQ ये वाला एंगल, और एंगल QPO ये वाला एंगल, मतलब ये और ये एंगल का सम बताना है हमें। तो हमें एक चीज पता है कि जो ये वाला है ना, ये वो हमें एक, ये देखो, ये पूरा एक हमें किसके जैसे दिख रहा है, ये पूरा हमें एक ट्रायंगल के जैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है, सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, अब कोई भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल की बात करें, यहां पे क्या होगा, 1 सेकेंड, इस ट्रायंगल में एंगल हम लिखते चलते हैं कि OQP, एंगल OQP प्लस वी नो दैट, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे और OQ, और एक और चीज क्या लिखोगे, जो OQ है, OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, OQ परपेंडिकुलर किसके होगा, PQ के। क्यों, क्योंकि जब हम सेंटर को किससे मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाते हैं, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, सो क्या होगा, एंगल OQP इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, या फिर यहां पे आप लिख भी सकते हो कुछ, क्या लिखोगे, सेंटर
एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन सेगमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टू द टेंजेंट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो एंगल ओ क्यू पी और प्लस एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल पी। अब देखो क्यू पी ओ हो गया। अब हम क्या लेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल लेना, ये एंगल ले लिया, ये एंगल, अब ये एंगल ले लो, क्या होगा इसका, ये हो जाएगा क्यू पी ओ ले लिया हमने। अब क्या ले लेते हैं, पी ओ क्यू ले लेते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना होगा 180, मतलब इस एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम और ये एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो। तो एंगल ओ क्यू पी कितना दिया, ओ क्यू पी 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 से भी लिख सकते हैं। प्लस एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना दिया है हमें 180, ये हमें पता है। तो एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा। ये एंगल इस तरफ आ जाएगा, देखो ये 90 इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं पी ओ क्यू को, क्यों, क्योंकि हमें पी ओ क्यू पहले लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे आप देखो 3+4 लिखो, 4+3 लिखो, आना 7 ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमारा आंसर से मैच करे जो निकालना है हमें। और क्यू पी ओ को हमने बाद में लिख दिया इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90, और हमें यही तो निकालना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का आता है, तो इतनी चीज़ें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें लिखनी ही पड़ेगी, तभी नंबर आपको पूरे पूरे मिल रहे होंगे। कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होता है 180, ये सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है, तभी आपको अच्छे, देखो नंबर कुछ एक्सटर्नल जो एग्जामिनर रहेंगे आपके चेक करेंगे जो पेपर आपका, ठीक है, तो हो सकता है उनके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपको कौन सा टीचर मिल रहा है चेक करने वाला। यदि कोई टीचर ऐसा मिल गया कि हर एक पॉइंट नोट कर रहा है आपका, तो आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। यदि कोई टीचर ऐसे हैं जो आपने सही किया है पूरा, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं लिखी है तो वो इग्नोर कर देगा और पूरे नंबर दे देगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम यदि आपके ज़्यादा मार्क्स बन रहे होंगे तो वो रीचेक होती है 2-3 बार, तो हो सकता है फिर आपके वो नोटिस करे कि हर एक पॉइंट नोटिस करे कि आपने कहाँ प्रॉब्लम की, कहाँ गलती की है आपने, तो वहाँ पे नंबर काटे, तो ऐसा चांस ही मत दो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ PT इज अ टेंजेंट एट T टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड OP इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, OT इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT, ठीक है। तो हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है PT की कितनी है। तो यहाँ पे हमें इफ PT इज अ टेंजेंट एट T टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O, तो देखो यदि हमें ये PT दिया है, PT एक टेंजेंट है, T टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये सर्कल हो गया एक, हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ से, पर टाइम कम बचा है ना, कम है हमारे पास कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ आप टाइम से, इसलिए हम ऐसे देख रहे हैं इसको, डायरेक्ट खुद से ही बना के बता देता हूँ आपको। देखो हमें क्या दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और OP इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, मतलब देखो ये हमें दिया है कि एक टेंजेंट है PT, ठीक है, ये टेंजेंट बना दिया हमने, इसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक टेंजेंट बना देते हैं हम, ये टेंजेंट बना दिया हमने, ये यहाँ बना देते हैं और एक पॉइंट हम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने कि ये पॉइंट P है आपका, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट T हो गया, और हमें क्या बनाना है कि OP इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, जब हम O से P को मिलाते हैं तो वो 17 सेंटीमीटर का बन रहा है, ठीक है। तो मिला दो इसको, इन दोनों को मिला देंगे तो ये कितने का बन रहा है, ये बन रहा है 17 सेंटीमीटर का। और OT, O से लेकर T तक की डिस्टेंस कितनी है, ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। अब सीधे सॉल्व करते हैं इसे, तो OP कितना है, O से P तक 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। OT कितना है, O से लेकर T तक 8 सेंटीमीटर हमें ये दिया हुआ है, ये देखो OT दिया है, और TP हमें निकालना है, PT या TP जो भी है वो हमें निकालना है, मतलब ये हमें निकालना है। तो अब देखो यदि
हम सबसे पहले देखेंगे साइड से रिलेटेड कुछ कह रहा है हमें, ठीक है। तो साइड से रिलेटेड जब भी टेंजेंट की बात होती है हमें क्या पता है, इतना पता है कि जब हम किसी पॉइंट से किसी कोई बाहर एक्सटर्नल कोई पॉइंट दिया है उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, लेकिन दो टेंजेंट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हमें एक ट्रायंगल बना दिख रहा है। अब ट्रायंगल बना दिख रहा है जिसकी दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है। तो कैसे सोचेंगे हम, यदि हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दो तो हम निकाल सकते थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया ही है ना, ये आपका हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब यदि ये 90 डिग्री है तो हमें पता है यदि हमें दो एंगल दिए होते हैं तो दो साइड दी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यदि एक साइड दी है तो भी हम निकालते थे, 8 में आपने पढ़ा होगा, अब उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि यदि एक साइड दी है तो कैसे निकालोगे उसका अलग चीज़ है, उसकी अलग मेथड है, ठीक है। तो हमें जब दो साइड दी होती है तो हमें किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, तो उससे निकालते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता तो हो कि हाइपो क्या है, ठीक है, एच क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री। इसमें देखो जब भी कंफ्यूज हो ना तो ऐसे देख लिया करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 90 डिग्री जहां बनता है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, एच होती है, हाइपो होती है, ठीक है। और ये वाली साइड क्या होती है, बेस, और ये मतलब और जो एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, पी होती है, ठीक है। तो देखो ये एंगल बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, पी होगी, मतलब ये पी हो गया आपका, ठीक है। ये क्या होगा, देखो इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, एच होती है, तो ये एच हो गया आपका। अब ये ओ दिख रहा है, ठीक है, और अब क्या बचा, पी हो गया, अब एच हो गया, ये बी ही होगा, ओके। अब देखते हैं हम सीधे क्वेश्चन, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, हमें क्या निकालना है, पीटी निकालना है, मतलब बी निकालना है हमें। तो बी कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखोगे, पहले सॉल्व गिवन क्या है हर चीज लिखोगे, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, पी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर मतलब ओ पी स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये ओ टी स्क्वायर हो गया, ओ टी स्क्वायर। हम एरो इसलिए लगा रहे हैं मतलब ओ से टी तक पूरा का स्क्वायर, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो ओ टी स्क्वायर, अब देखो ओ टी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये टी पी या पी टी स्क्वायर लिख देते हैं इसे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज लगाओगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, या तो ये लगा रहे हो तो सब में यही लगा दोगे। अब ओ पी स्क्वायर कितना है, ओ से लेके पी तक है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ओ टी स्क्वायर कितना है, ओ से टी तक का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी टी स्क्वायर मतलब पी टी का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो पी टी को पी टी लिखे रहने देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और पी टी का स्क्वायर। अब पी टी स्क्वायर और करके हम कैसे लिख सकते हैं, 289 इसको इस तरफ ले आते हैं, 64 इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी टी स्क्वायर और करके हम कैसे लिख सकते हैं, और करके पी टी स्क्वायर को इस तरफ लिख दिया और इन दोनों को इस तरफ लिख देते हैं। तो ये कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 2 का 2 ही आ जाएगा, ये 225। तो पी टी इक्वल टू कितना आ गया, पी टी इक्वल टू आ गया √225, या फिर हम बोल सकते हैं पी टी इक्वल टू आ गया है 15। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पी टी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, पूरा लिखोगे, सेंटीमीटर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने, एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, दूसरी बार में भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो बोला गया है एक एक स्टेप पढ़ेंगे हम, यदि ड्रॉ करने के लिए बोला ड्रॉ करेंगे, लैंग्वेज टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तब कैसे करना मैं वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, उसके बाद जो जो बोला है हम ड्रॉ करेंगे या फिर जो जो पॉइंट बोले हैं वो लिखते चलेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई नया क्वेश्चन होगा तो आपको रफ में कर लेना है। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपको देख के समझ में नहीं आ रहे क्या करना, उसको लास्ट के लिए छोड़ो, पहले जो 100% श्योरिटी से कर सकते हो ना वो क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो, इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट आपको एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हमें जो दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, ये सर्कल बना लिया हमने, इसका सेंटर क्या दिया है, ओ दिया है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे नहीं करना कि सर्कल बना रहे हैं तो उसी में 5 मिनट लगा दिया,
ऐसे टाइम बचाना है आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल रहा होगा और हो सकता है आपके, यदि स्पीड से नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन छूट सकता है, शुरुआत से ही स्पीड में चलोगे। ठीक है, अब देखो इफ टीपी एंड टी क्यू, और ये सेंटर ओ हो गया, और टीपी और टी क्यू क्या है, टू टेंजेंट्स है, मतलब टी हमें कॉमन दिख रहा है तो टी एक बाहर एक पॉइंट होगा, जिससे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, याद रखना, या तो यहाँ करेगी या यहाँ करेगी। हमने थोड़ा सा फिगर ऐसे बनाया है तो दिख रहा होगा आपको, 2-3 जगह या इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ऐसा नहीं है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, आप समझ रहे होगे इसको। तो टी ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, ये, और हमें पता है अब हमें क्या निकालना है, एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू हमें ये दिया है, ये इसका एंगल कितना दिया है, पी ओ क्यू ये दिया है 110, ये 110 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देन व्हाट इज द पी टी क्यू। पी टी क्यू ये एंगल बताने कितना होगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से देख सकते हो, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, ये बताओगे। ओके, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, आपको बताना है ये एंगल। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि पता तो रहे आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखो, तो ये दोनों एंगल से भी बता सकते हो आप, या फिर क्वाड्रिलेटरल से बता सकते हो। कैसे, एंगल से रिलेटेड हमें क्या पता होता है, जब भी टेंजेंट की बात होती है, तो जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखो, ये पी टी क्यू ओ, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है, ऑल एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था आपको ट्रायंगल में देख के, वैसे इन चारों का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पूरा लिखोगे कि एंगल ओ पी क्यू ओ पी टी, ठीक है, फिर प्लस ये ओ पी टी हो गया। एंगल हमेशा बीच में कौन सा एंगल आता है, जिसकी बात कर रहे होते हैं, तो पी की बात कर रहे हैं तो पी आ जाएगा। फिर इसी तरफ से चलते हैं क्लॉकवाइज, तो पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी, या पी ओ क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कितना है, 360 होगा। अब देखो क्या क्या पता है, ओ पी टी पता है क्या, ओ पी टी बिल्कुल पता है, ये 90 डिग्री है। प्लस पी टी क्यू पता है, पी टी क्यू नहीं पता तो ऐसे लेकर रहने देते हैं। प्लस टी क्यू ओ पता है, ये भी 90 डिग्री है। प्लस पी ओ क्यू पता है, पी ओ क्यू पता है 110 है, इक्वल टू 360 हो गया ये। अब देखो 90 और 90 कितना हो गया, 180 है ना। 180 में हम 180 और 110 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 है ना, 290 हो जाएगा। 180 देखो 180 प्लस 110 290 हो जाएगा। 290 को इस तरफ कर देते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पी टी क्यू हो गया, देखो 90 और 90 ये रफ में कर सकते हो, बाजू में नहीं करना। 180 हो गया और ये 110 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 290, ये 8 और 19 और 112 और ये 0, 290 हो गया। तो प्लस 290 है तो उस तरफ पहुंचा देते हैं, 360 माइनस 290 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू निकाल रहे हैं हम, तो 360 में से माइनस कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 2 0। तो ये बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या बता सकते हो, इन दोनों का सम भी कितना होता है 180 होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे तो बताओगे क्यों, कौन से एंगल दो हम मिलाते हैं, तो या फिर ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ें बताओगे, या फिर इससे बताओगे। ठीक है, यदि इससे बताओगे तो लिखोगे पूरा, ये भी बताओगे तो लिखोगे पूरा कि किसका सम, कौन से 4 एंगल हैं, किसके कौन से फिगर के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तभी फुल में से फुल मार्क्स मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, तो ये पी टी क्यू कितना आ गया 70 डिग्री, ये एंगल भी बना दिया हमने और आंसर भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट पैरेलल to each other to circle is 12 centimeter, the radius of circle is। तो हमें क्या बताना है इसमें, the distance between two tangent parallel to each other to a circle is 12 centimeter, the radius of circle is। हमें सर्कल की रेडियस बतानी है। हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये कोई और क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर, अब
पैरेलल टेंजेंट है, इसका मतलब पैरेलल है तो पैरेलल टेंजेंट बनाएंगे। और ये वाली टेंजेंट कैसी होती है, ये तो इंटरसेक्टिंग होती है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हमें पैरेलल बनानी है। तो पैरेलल टेंजेंट कैसी बनेगी कि हमने ये सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल हो गया और दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये बना दी हमने, ठीक है। तो ये दो पैरेलल टेंजेंट है। अब हमें क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। जो ईच अदर कैसी हैं, ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है हमें, 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब भी हमें डिस्टेंस देखनी होती है, जब भी ये पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, आपसे मैंने पूछा इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप यहां से लेके परपेंडिकुलर लाइन देखोगे, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और इसकी डिस्टेंस निकालोगे, या फिर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करके डिस्टेंस निकालोगे। मुझे इतना बताओ, आप परपेंडिकुलर लाइन देखोगे ना कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के आपने डिस्टेंस निकाल लिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया, यानी हमें पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, इसको नाम दे देंगे लेट पी क्यू एंड ए बी एंड पी क्यू, या फिर पी क्यू एंड ए बी, जो भी लिखना चाहो, या आर एस भी लिख सकते हो, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट, ऐसे लेट कर लिया, मान लिया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि ये हम कैसी डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ, जब भी हम सेंटर से लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इतना क्लियर हुआ यानी, तो सेंटर से मिलाएंगे तभी परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो यदि ये सर्कल है, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। अब आप इसको यहां से ड्रॉ करो, क्या परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं बनेगा। यहां से ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर बनेगा नहीं। यहां से ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बनेगा नहीं। जब तक आप सेंटर से इसे ड्रॉ नहीं करते, मिलाते नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तब तक ये 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो कब बनेगा 90 डिग्री, जब ये सेंटर से जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर हमें क्या दिया है, हमें दिया है जब भी कोई लाइन सेंटर से जा रही होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, या फिर डायमीटर भी बोल सकते हो उसे। तो ये पूरी डायमीटर दी है आपको, इसका मतलब डायमीटर कितना होता है रेडियस का, 2 गुना, ठीक है। तो आप रेडियस निकालना है तो डायमीटर कितना दिया है आपको, डी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है, वो कितना आ जाएगा, d/2, मतलब 12/2, या फिर आप बोल सकते हो 6 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12/2। 2 से 6 टाइम कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं, यदि नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 26 cm. Find the radius of the circle. तो हमें रेडियस बतानी है। देखो from a point Q, एक पॉइंट Q है, the length of the tangent to a circle is 24 cm, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूं, और ये क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले किया है, तो आपको करना है। यदि खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके तो मैं फिगर बता देता हूं आपको, फिर बन जाएगा। आपको फिगर में समझा देता हूं। तो देखो ये एक सर्कल हो गया है ना, ये सर्कल है। अब हमें क्या बोला इसमें कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है, ठीक है, जिसकी किस पॉइंट से, Q पॉइंट से। तो इसकी हमें दिया है क्या, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। बाहर बना देते हैं ताकि ये कोई पॉइंट Q यहां कहीं बना देते हैं ना। आपको तो मेजर करके बना ही सकते हो आप। यहाँ क्या है, आप फुल सर्कल बनाओगे ना, तो यहाँ से बनाओगे टेंजेंट तो सही बनेगी। यहाँ पे अच्छा सर्कल नहीं बना है ना ठीक से, इसलिए इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट। यहाँ ले लेते हैं क्यों, अब तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो ये सेंटर O लिखते हैं हम। अब हमें क्या दिया है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q ऑफ द सेंटर, सेंटर से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो हमें दिया है इस सेंटर से Q तक की डिस्टेंस कितनी है। हो सकता है ये आपको परपेंडिकुलर ना दिखे, पर वो है परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखना है। और फ्रॉम द 26, तो हमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, एक रेडियस यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, पर यहाँ का कोई फायदा होगा क्या, हमें एंगल से रिलेटेड देखना है या फिर साइड से रिलेटेड देखना है, तो हमें पता है। अब देखो ये दोनों, आप कभी भी ये मत सोचना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, टेंजेंट है तो
हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट थोड़ी ना, टेंजेंट मतलब छू के जाती है सर्कल को, इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, ठीक है। तो देखो मतलब हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे होगा ना, जहाँ पे ये टच कर रहा होगा टेंजेंट, उस पॉइंट पे हम सर्कल की एक रेडियस बना देंगे, बना दिया तो ये 90 डिग्री होती है। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 26 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दी है, टेंजेंट की डिस्टेंस दी है ना 24 सेंटीमीटर। ओके, और अब हमें ये निकालना है, रेडियस निकालनी है, तो निकाल सकते हैं आसानी से, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, लगा दोगे सीधे और आपका ये निकल जाएगा। तो ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे सभी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, two tangent BC and BD are drawn such that angle DBC equal to 120. Prove that BC plus BD equal to BO. हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें बताना है कि BC plus BD equal to क्या होना चाहिए, BO होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या गिवन है, इफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यदि हम और सेंटर क्या है O है, टू टेंजेंट जो है BC और BD हैं आर ड्रॉन सच दैट एंगल DBC, एंगल DBC ये कितना है 120 है, प्रूव दैट BC प्लस BD प्लस इक्वल टू BO, ठीक है। तो हमें BO बताने कितना होगा, मतलब ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखो जो भी गिवन है हमने सबसे पहले तो वो लिख दिया, अब हमें गिवन है क्या निकालना है, साइड की बात हो रही है और एंगल भी दिया है। यदि साइड अकेली की बात होती तो हम साइड से रिलेट करते कि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल भी दिया, मतलब उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा एंगल देने का। तो सोचेंगे हम कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पे BC और BD की बात हो रही है, BC और BD की बात हो रही है, और रिलेशन किसके साथ है, BO के साथ, BO के साथ, मतलब हम BC और BO की रिलेशन देखते हैं और BD और BO की रिलेशन देखते हैं। देखो यदि हमें इतना पता है कि यदि ये 60 है तो ये 90 है, ये 90 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, पूरा 120 है तो इतना कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब देखो ये 60 है तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और खुद से करने की कोशिश करनी है। लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि आपके माइंड में डेवलप हो, लेकिन करना इसकी मेथड क्या है, ऐसे ही करना पड़ेगा। लॉजिक मैं बताते चल रहा हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 60 डिग्री है, अब हमने ये 90 तो बता दिया, लेकिन एंगल से रिलेटेड तो कुछ पूछा नहीं है। हमें यदि COB पूछता तो हम डायरेक्ट बता देते 30 डिग्री, लेकिन अब तो कुछ बता नहीं सकते हम। तो अब मुझे इतना बताओ, ये 90 डिग्री है, हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखा था, यदि हमें P पता हो और हमें B पता हो, बेस पता हो, P पता हो और B पता हो, तो हम क्या करते थे, हम इन दोनों को अपॉन ले लेते थे और जो भी थीटा रहता था उसके tan के इक्वल कर लेते थे। जैसे 30 है तो tan 30 इक्वल टू P अपॉन B। यदि हमें H दिया है और P दिया है, इसका मतलब P अपॉन H किस में आता है, साइन थीटा में आता है। ये समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो यदि हम B और H पता है, B और H के बीच रिलेशन बतानी है तो cos थीटा होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H होता है। तो ऐसा कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा। BC क्या है, BC क्या है, BC एक टेंजेंट है जो, और यहाँ पे इस कंडीशन में ये क्या है, बेस है। पहले क्वेश्चन में बताया है क्यों बेस है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, H। हमें BO के बीच रिलेशन बतानी है तो B और H किसकी बात हो रही है, बेस और H की, ये तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब cos थीटा की बात कर रहे हैं हम। तो लिख देते हैं हम, रफ में करके देख सकते हो आप। यदि फर्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है तो थोड़ी सी मुश्किल जाएगी करने में, तो रफ में करके देख सकते हो आप। तो cos थीटा, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, यदि एंगल दिया है मतलब एंगल से रिलेटेड कुछ बात होगी, यदि हमें साइड दी है तो साइड से रिलेटेड कुछ बात होगी, यदि दोनों दिए हैं मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ आ रहा होगा। तो ऐसे सोचना है आपको। अब cos थीटा, तो cos थीटा हमें पता है, सबसे पहले तो हमें पता है यहाँ पे कि BC इक्वल टू BD होगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट इक्वल होती है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H होता है, ठीक है। तो cos 60 की बात हो रही है, cos 60 डिग्री है ना, तो cos 60 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो BC कितना दिया है हमें, BC B है, ठीक है, या फिर BC ही लिख देते हैं, ये BC लिख दिया हमने, और OP या BOB लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, याद होना चाहिए, BC अपॉन BO। तो BO निकाल लो तो BO इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 2BC आ जाएगा। इतना कंफर्म हुआ आपको। अब मुझे बताओ BC इक्वल टू क्या है, BD है, तो क्या मैं BO को ऐसे लिख सकता हूँ, BC
प्लस बी सी, बी सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। और एक BC को हम क्या कर देते हैं, एक BC को मैं लिख देता हूँ, इस वाले BC को मैंने क्या BD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नीड है, हमें ये बनाना है, हमें क्वेश्चन में माइंड में रखना है कि क्या करना है हमें। तो देखो BO इक्वल टू हमने लिख दिया या नहीं लिख दिया, BC प्लस BD। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम फिर से देख लेंगे, या फिर एक बार फिर से इसी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आंसर, या फिर आंसर नहीं लिखेंगे, इससे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हैंस प्रूव्ड लिख दिया, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या दिया है, इन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। हमें क्या बताना है, AB इक्वल टू CD क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो इन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट, AB और CD कॉमन टेंजेंट है सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियाई, ऐसे सर्कल है जिनकी रेडियस जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये इसकी रेडियस अलग होगी, ये रेडियस अलग होगी, ठीक है। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, हमें प्रूव करना है कि ये AB जो है वो CD के इक्वल होता है। अब हम सोचेंगे हमें क्या इससे रिलेटेड पता है, ये दोनों तो टेंजेंट है मतलब इक्वल हो जाएगी, ऐसा होगा ना, आप ऐसा सोचोगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। मुझे इतना बताओ, यदि मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों ही टेंजेंट हैं तो मुझे बताओ ये दोनों इक्वल हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ये भी दिया है, जब तक हम ऐसा ना कहें कि ये टेंजेंट कहीं पे मिल रही हैं, इस पॉइंट से निकल रही हैं, और हम क्या बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो उस बाहर वाले पॉइंट से जब भी हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल। तो हमें तो ये पता है, लेकिन ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो हम और कुछ सोचेंगे, क्या करें हम कि AB और CD को लगाएं, क्या इससे रिलेटेड कुछ पता है हमें, क्या हम कॉन्ग्रुएंसी से बता पाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी से बताएंगे, दो ट्रायंगल चाहिए, इन दोनों को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। फिर चलो इन दोनों को मिला दिया आपने, इसको मिला दिया आपने, तो क्या ये ट्रायंगल बना, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। मतलब ऐसे तो कर नहीं सकते हम, तो क्या करें फिर, तो ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कुछ दूसरा सोचेंगे। तो हम सोचते हैं टेंजेंट से रिलेटेड क्या पता है हमें, तो हमें पता है जब भी ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस टाइप से दिखता है तो हम इनको इक्वल बोल सकते थे, तो बना लेते हैं ना, कौन सी दिक्कत है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया हमने। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कह देंगे कि ये पॉइंट, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये आगे बढ़ा दिया हमने, और हमने ऐसा सोचा कि ये P पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब अब हम बता सकते हैं कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ये दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब AP इक्वल टू क्या होगा, AP इक्वल टू CP हो जाएगा, ठीक है। AP इक्वल टू क्या हो गया, CP हो गया। अब देखो, अब और क्या पता है हमें, इस वाले सर्कल में देखते हैं, इस वाले सर्कल में भी तो ये टेंजेंट है ना, तो यहां पे क्या बोल सकते हो, BP इक्वल टू DP, ऐसे बोल सकते हैं हम। अब देखो यदि हम ना AP है और ये CP है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब AP है, मैंने यदि ये स्केल बोला आपको और मैंने कहा यहां से लेके ये पॉइंट B है बीच में, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, मैंने कहा A से B तक की डिस्टेंस 5 है और B से C तक की डिस्टेंस 10 है, तो मुझे बताओ A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 + 10 मतलब 15 होगी, ऐसे ही बोलोगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। देखो यदि मैंने AP है, AP को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, AB + BP लिख सकते हैं, यानी हम AB + BP लिख सकते हैं, बिल्कुल। वैसे CP को क्या लिख सकते हैं हम, CP को क्या लिख सकते हैं, CP को लिख सकते हैं CD + DP, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ मुझे कि AP है ना, BP को क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं हम, BP को क्या लिख सकते हैं, DP, तो लिख देते हैं DP, तो BP को DP लिख दिया हमने, तो AB + DP। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि AB इक्वल टू CD आ जाए। तो AB और CD तो दिख रहा है हमें, मतलब ये दोनों यदि कैंसिल हो जाए तो बात बन जाएगी। अब बात कैसे बनेगी, BP को हम DP लिख देते हैं, तो ये भी DP कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हम अब आसानी से लिख सकते हैं, ये DP कैंसिल हो गया तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रूव करना है। क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, हो सकता है आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, तो एक बार फिर से करके देखोगे। लिखना कैसे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं आता है लिखना तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल बना लेंगे ताकि मैं आपको लिखना कैसे ये भी बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें दिया है इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री देन फाइंड OP। हमें क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस उसकी A है, ठीक है, और एक पॉइंट P है जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, देन फाइंड द OP। OP की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक हमने सर्कल बना लिया है ना, एक सर्कल बना लिया, ये सेंटर क्या है O है, और हमें क्या पता है यहाँ पे कि एक पॉइंट ना P है, तो P बना लेते हैं, और एक टेंजेंट हो गई है। ये बना दिया हमने एक पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P बन गया। और हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि टू अ सर्कल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A सेंटीमीटर, रेडियस इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देते हैं हम यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी A सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या बताना है, सेंटर O, और हमें दिया है एंड सेंटर O इज 90। इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से हम जब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट और बना देते हैं, 1 सेकेंड, इनको मिलाना है हमें, तो हम इससे होते हुए बना देते हैं। ये दो टेंजेंट बना दी हमने, जो कि कैसी हैं, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच बनने वाला जो एंगल है वो हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया है। और क्या दिया है हमें, एंड एंगल ए सेंटर O इज 90 डिग्री देन फाइंड OP। हमें O से लेके P तक की डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लेते हैं। O से P तक की डिस्टेंस हमें बतानी है, तो यहाँ से लेके इस P तक की डिस्टेंस हमें बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया, हमें पता है कि ये A सेंटीमीटर है, ये A सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, नाम दे देते हैं, ये P है तो इसको A नाम दे दो, इसे B नाम दे दो, ये मान रहे हो तो लिखोगे वहाँ पे हर चीज़ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें OP निकालना है, हमें A दिया हुआ है ना, और हमें ये 90 दिया है, 90 दिया है, तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, हमें OP निकालना है, तो वो तो एक ट्रायंगल से भी निकल सकता है। इसे 90 डिग्री दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 डिग्री दिया है हमें, A पता है हमें, ठीक है, हमें OP बताना है। मतलब जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या हमें और कुछ पता है साइड से रिलेटेड, नहीं पता है, हमें सिर्फ एक साइड दी है। यदि दो साइड दी होती तो क्या हम OP निकाल सकते थे आसानी से, किससे निकालते, पाइथागोरस थ्योरम से। यदि हमें एंगल दिया है और साइड दी है, रेडियस दी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा, और जब भी हम दोनों के कॉम्बिनेशन से करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लग रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको पिछले क्वेश्चन से लिंक करके चलना है तो क्लियर हो जाएगा। दो साइड दी होती तो कैसे करते, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल लेते। यदि हमें एक साइड दी है और एक एंगल दिया है, इसका मतलब किससे निकालेंगे, टेन साइन कॉस इस वाले रेशोज से निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज से। तो हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, और इस हाइपोटेन्यूज कौन से 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, H होती है। तो H और P की बात हो रही है, तो जब भी हम P अपॉन H लिखते हैं तो क्या लिख रहे होते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब कॉस 30 की बात हो रही है, ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर के 30 डिग्री है, इसका मतलब P कितना है, A है। देखो P कितना है, OA कितना है, A है, और H कितना है, H OP है, लिख दिया हमने। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, इतना ही होता है cos 30। सॉरी, P अपॉन H की बात हो रही है ना, तो ये तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ओके, ये साइन थीटा होता है, 1 सेकेंड, साइन थीटा अपॉन इक्वल टू कितना होता है, P अपॉन H, ये याद रखना है आपको। तो साइन थीटा P अपॉन H मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 A अपॉन में OP, तो OP की वैल्यू बतानी, OP को इस तरफ ले आओ और A का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो 2A आ गया, तो ये आंसर हो गया आपका। हमें क्या बताना था, देन फाइंड OP, OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A। क्या A सेंटीमीटर में दिया था, नहीं, तो इसे आप 2A भी लिख सकते हो या 2A यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो ऐसे भी लिखोगे। सेंटीमीटर नहीं दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यदि एक बार में समझ में नहीं आया, फिर से देखना क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। जो गिवन है लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, आंसर आ जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कहीं नंबर नहीं कटेंगे यदि ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब देखो क्या बोला है हमें, सो दैट द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एट A इन विच AB इक्वल टू AC इज पैरेलल टू BC। हमें क्या दिया है कि AB और AC इक्वल है,
कि जो ए बी है, ये वाला ए बी और ये ए सी इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया है कि जो बी सी है ना, ये बी सी पैरेलल है किसके, सो दैट द टेंजेंट, अच्छा जो टेंजेंट है ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हमें क्या बताना है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू, सो दैट द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एट ए, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इज पैरेलल टू बी सी। हमें शो करना है कि ई एफ और बी सी जो है वो पैरेलल है, ये शो करना है हमें। सो दैट द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एट ए, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इज पैरेलल टू बी सी। हमें पैरेलल बताने की बी सी के होना चाहिए, ठीक है। ये हमें गिवन नहीं है, ये बताना है। कैसे बताएंगे मुझे बताओ। जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं दो लाइन पैरेलल, और हम एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। यदि हमने एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये जो एंगल है वो इस इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल के इक्वल होगा या नहीं, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देखते हैं, अब यदि हमें क्या दिया है, सो दैट द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एट ए, हमें दिया है कि ये जो एंगल है वो इस वाले, मतलब ये साइड इसके इक्वल है या नहीं है। मतलब ये यदि हम अल्फा मान लें तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा या नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ठीक है। अब देखो, यदि ये एंगल अल्फा है ना, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। यदि हमने ये बता दिया, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल हो गए तो आप बता सकते हो कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होगी। अब वो बताने के लिए हम क्या करें, तो हमने ये तो आपको समझ में आया ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इस साइड के इक्वल जो एंगल होगा, सामने वाला एंगल जो होगा वो भी इसी साइड के एंगल के सामने वाला एंगल होगा। मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई हो, है ना। अब हमें देखो, अब हमें क्या बताना है, सो दैट द टेंजेंट, हमें ये बताना कि ये पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए हमें क्या बताना है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस वाले अल्फा के इक्वल हो, ठीक है। तब भी बता सकते हैं हम, नहीं तो नहीं बता सकते। अब आपको सोच रहे हैं यही चीज की। अब यदि हम इसका वाइस वर्सा बता दें, यदि मतलब जस्ट उल्टा बता दें, देखो जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि यहाँ पे जो एंगल है, यदि दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल कब बोल सकते हैं हम इनको, पैरेलल जब बोल सकते हैं। देखो एक चीज तो मैंने ये बता दिया, यदि दो लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन हम इनके इंटरसेक्टिंग ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये अल्टरनेटिव एंगल होता है, ठीक है। ये तो आपको कंफर्म है। लेकिन यदि मैं आपको ये बता दूं कि इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, अपोजिट देखते हैं। यदि मैंने कह दिया कि ये लाइन है और ये कोई लाइन बना दी मैंने, ठीक है, और हमें ये लाइन पैरेलल दी नहीं है, हमें ये लाइन पैरेलल नहीं दी है, हमें बस इतना दिया है कि जो ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल के इक्वल है। यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो हमें पता है यदि ये दोनों एंगल इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखो जो पॉइंट मैंने बोला है। तो हम यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता दें, तो यदि हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। और अल्टरनेटिव एंगल इक्वल तभी होते हैं जब ये दो लाइन पैरेलल हो। ओके, आई बात समझ में। यदि ये दो लाइन पैरेलल होती है तो ये जो एंगल बनते हैं अल्टरनेटिव एंगल किसी इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा इक्वल होते हैं, ठीक है। यदि पैरेलल होती है तभी इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे ये दो लाइन होगी, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। यदि पैरेलल है तभी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब मैंने ऐसे बोला कि ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल है या नहीं हमें नहीं पता, ये पैरेलल है या नहीं हमें नहीं पता। हमें ये दिया है कि जब हम इसको इंटरसेक्टिंग एक लाइन खींचते हैं ये दोनों लाइन पे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। यदि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये तो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, और यदि ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल ही होगी। आई होप आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब आपने ये सुना होगा अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, हमने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा होगा ये चीज 10th में, कि जब भी हम एक कॉर्ड बना दें, ठीक है, ये कॉर्ड बना दी हमने, ये कॉर्ड बना दी और ये टेंजेंट है। अब ये कॉर्ड के द्वारा जो टेंजेंट पे बना एंगल यदि अल्फा है, तो इसी कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा है एसी कॉर्ड के द्वारा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब वो एंगल आप कहीं भी बनाओ,
यहाँ पे बना लो इसी कॉर्ड के द्वारा, ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। इसका मतलब देखो, ये हमने कि कॉर्ड ड्रॉ की है, कॉर्ड ड्रॉ की है, तो यदि ये वाली कॉर्ड, सॉरी ये टेंजेंट ड्रॉ की है, और यदि ये वाली कॉर्ड, 1 सेकेंड, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सारी चीजें। देखो जो मैंने ये चीज बताई ना, एक बार फिर से देखना। ठीक है, अब देखो ये रूल से हम क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आ सकता है। देखो ये यदि टेंजेंट है और ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड है, ये टेंजेंट थी और ये कॉर्ड थी, यही बताया था मैंने। यदि अल्फा एंगल बना रही है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, यदि ये टेंजेंट के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो इसी कॉर्ड के साथ बनने वाला जो एंगल होगा सरकमफ्रेंस पे, वो भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कहां से, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से। अब हमें पता है ये दोनों साइड इक्वल है, यदि ये दोनों साइड इक्वल है, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। अब मुझे बताओ, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये दोनों ही हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए इसी कारण से। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, ये तो अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो एक बार और वीडियो देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। एक बार फिर से बता देता हूं, यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ की हमने, कोई टेंजेंट ड्रॉ की और एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसी टेंजेंट से होते हुए एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी हमने, ये तो जो टेंजेंट के साथ ये एंगल बना रही होगी, जो इस टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगी, वो एंगल जो है किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें और इससे सरकमफ्रेंस पे इस कॉर्ड के द्वारा मिला दें दोनों पॉइंट को। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यहां पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों कॉर्ड के पॉइंट को मिला दो, ये दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब जो एंगल टेंजेंट के साथ बनाएगी वही एंगल ये वाला भी होगा, यही कॉर्ड, ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल सरकमफ्रेंस पे उस पॉइंट पे बनने वाला एंगल होता है, यदि उस पॉइंट को हम उन दोनों कॉर्ड के पॉइंट से मिलाते हैं तो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार फिर से देखना है। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लगता है कि और क्वेश्चन ऐड होने चाहिए, ये तो पार्ट 1 है आपका। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है, इसके बाद हम और भी पार्ट देख सकते हैं इसके, तो ये पार्ट 1 हो गया, इसके बाद पार्ट 2 आ सकता है, फिर पार्ट 2 आ सकता है। एक काम करते हैं, हम एग्जाम की आपके उससे देखें तो हम सारे चैप्टर पहले कर लेते हैं, ये पार्ट 1 है, इसके जस्ट बाद हम 11 चैप्टर देखेंगे, फिर 11 के बाद हम 13 देखेंगे, 13 के बाद हम फिर लास्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर देख लेते हैं ताकि हर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं, हर टाइप के क्वेश्चन भी देख लो, और इसके बाद जिसकी नीड होती है, आप कहोगे कि हम सर्कल का एक और पार्ट बना दो ताकि हर क्वेश्चन कवर हो जाए, तो हम उसका पार्ट 2 भी बना देंगे। अभी हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। देखो, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू होगा किसके, AD प्लस BC की। ये NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमें क्या पता है, हमें इस सर्कल से रिलेटेड क्या पता है, सबसे पहले तो वो देखो, हमें तो ये पूरी साइड बतानी है, इस साइड का सम, ये साइड और ये साइड, अपोजिट साइड का सम दूसरी अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है, हमें ये बोला है जब हम एक सर्कमस्क्राइब करते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को तब। अब देखो, अब हमें बताना है तो कैसे बता सकते हैं, जब हम किसी बाहर पॉइंट से, जब कोई बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल होती है। ये कोई बाहर पॉइंट हो गया और दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिला के ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यदि ये x है, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि AP प्लस AP इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ऐसे बताते चलो। ओके, तो AP इक्वल टू क्या होगा, AS होगा। ये बता दिया हमने, कहां से बताया, टेंजेंट से, जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। ओके, ये बता देना बाजू में। अब देखो और क्या बताना है हमें, और क्या है पता हमें, यहां पे ये दोनों ले लिया, अब ये वाला ले लो, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो हम लिख देते हैं कि PB इक्वल टू किसके होगा, BQ के। ओके, ये लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या लिखते हैं, अब हम यहां से चलते हैं किसी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इन दोनों को देख लेते हैं। अब देखो ये, तो अब ये और ये वाली साइड, इस वाले पॉइंट से, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, मतलब QC और CR जो है वो इक्वल होंगे।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं जो आपको बता रहा हूँ वो। ओके, अब देखो तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम ऐसा लिखते हैं कि जो सी आर है ना, जो सी आर है वो किसके इक्वल होगा, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें आ रहा है कौन सा पॉइंट पता है, ये वाला। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि बाहर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो डी आर इक्वल टू क्या होगा, ये डी आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी एस के, डी एस के इक्वल हो गया। अब एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसे 3 दे देते हैं और इसे हम 4 दे देते हैं। अब क्या करें हम, ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो पता था हमने तो वो लिख दिया। अब हम सोचेंगे हमें तो ये लेके आना है, अब ये लेके आना है तो कैसे करें हम, हमें इतनी चीज पता है कि यदि हम ऐसा देखें, मैंने वही बताया था एग्जांपल, यदि यहां से यहां तक 5 है, ए से बी तक 5 है और बी से सी तक 10 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये समझाने के लिए बताया हूं। तो वैसे ही है, यदि ए पी प्लस पी बी कर दिया तो टोटल ए बी आ जाएगा, क्योंकि हमें ए बी निकालना है। तो देखो ए पी प्लस पी बी कर रहे हैं, ए पी प्लस पी बी कर रहे हैं, तो ए बी आ जाएगा या नहीं आएगा। तो हम इन दोनों को सम करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम सोचेंगे क्यों ना हम सारी इक्वेशन को सम कर दें तो कुछ मिल जाए हमें, तो इक्वेशन को सम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं। आप जोड़ दो तो क्या होगा, सारी एक लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है सारी जुड़ जाएगी, ए पी प्लस पी बी हो जाएगा प्लस सी आर प्लस डी आर हो गया, इतना हो गया। अब देखो इक्वल टू लिख देते हैं आप, राइट हैंड साइड वाली एक तरफ जोड़ लो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा ए बी, ठीक है, प्लस सी आर प्लस आर डी या डी आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा सी डी, ठीक है, इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, ये तो कुछ नहीं हुआ, ए एस में एच डी और जुड़ जाता मिल जाएगा, डी एस है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एस बोलो एच डी बोलो एक ही बात है। तो ए एस प्लस डी एस कितना बोल सकते हैं, ए डी बोल सकते हैं हम, प्लस या इन दोनों को पास पास भी लिख लेना आप लोग, ठीक है, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये कितना हो जाएगा, पूरा बी से लेके सी तक हो जाएगा, तो टोटल हो गया। तो यही तो हमें लेके आना था, तो हम लिख देंगे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मतलब हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना है, और आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो, छूटा हो, तो वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम पार्ट 2 तो करेंगे इसका, लेकिन कब करेंगे, जब ये चैप्टर सारे कर लेंगे तो। ओके, थैंक यू।